सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन करंट अफेयर्स इशू जो कि अभी हाल ही में चल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत वो उसने जितने सेडिशन लॉ और उसके तहत जितने भी लोगों को सज़ा मिली हुई है उन सबको एबेंस में रख दिया है। एबेंस का मतलब क्या होता है हम अभी बात करेंगे आगे चलकर। और रिव्यू के लिए भी दे दिया गया है किसको, सेडिशन लॉ जिसको बोलते हैं राजद्रोह कानून। ये आता है सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, 124A ऑफ आईपीसी। आईपीसी क्या होता है? इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से क्राइम की हमें क्या सज़ा मिलेगी। ये किससे डिसाइड होता है? इंडियन पेनल कोड के तहत। और इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124A में लिखा हुआ है सेडिशन लॉ या राजद्रोह कानून भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ है, कहाँ से कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या अभी रिसेंट क्या हुआ है, पुराना क्या है, क्या लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस इस वजह से है कि इसका एक ही मतलब है कि अगर तुम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी बोल दोगे या गवर्नमेंट को अगर किसी से परेशानी है तो वो उसे उठा के जेल में डाल देगी। किस कानून के तहत? सेडिशन लॉ के तहत। ठीक है, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है हम आगे बात करेंगे इस बारे में भी, और आगे पता करेंगे कि ये बात कितनी सच है और कितनी गलत है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक ये रहा। और नाम मैं बता ही देता हूँ आपको। नाम आपको पता ही है, एस्पायर्ड ब्रेन्स हमारे यूट्यूब का चैनल भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहीं यहीं पे आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा, आप उसे अगर नोट डाउन भी करेंगे तो भी आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं इस बात को कि राजद्रोह कानून क्या है। पहले तो ये देखते हैं कि ये है क्या। अब सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी कहता क्या है। अब सेक्शन 124A प्रोवाइड्स फॉर इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन, या फिर दोनों। मतलब सेक्शन 124A प्रोवाइड करता है या तो इम्प्रिजनमेंट या फाइन या फिर दोनों। किन के लिए? जो गिल्टी का मतलब है दोषी, लिख लीजिए आप इसे। गिल्टी का मतलब है दोषी। और ट्राइंग टू इंसाइट हेट्रेड मतलब कि हेट, कंटेम्प्ट मतलब का झगड़ा, और डिसअफेक्शन क्या है? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो द्रोह करने की या अगेंस्ट जाने की। डिसलॉयलिटी। ठीक है, वो दिखाने की टुवर्ड्स द गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो वर्ड से हो, रिटर्न हो या फिर बोल करो। अब इसमें एक वर्ड आया इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या है? आइए हम देखते हैं इंसाइट का मतलब। तो इंसाइट एक नाउन है। इंसाइट एक नाउन नहीं है, एक इंसाइट नाउन है। हाँ, नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोवोक करना, एनकरेज करना, स्पाइक करना, इनिशिएट करना। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। वैसे मेजरली इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, मतलब किसी इंसान को प्रेरित करना किसी काम करने के लिए। ठीक है, तो ये इंसाइट का मतलब है। तो सेक्शन 124 कहता क्या है कि इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन होगा या फिर दोनों होंगे। किन्हें? जो मिलेंगे गिल्टी या फिर फैलाने की कोशिश करेंगे हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन गवर्नमेंट की तरफ, या फिर चाहे वो वर्ड से हो, रिटन हो या स्पोकन हो। और नहीं समझ में आ रहा तो हम इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है भारतीय दंड संहिता। ये क्या है? इंडियन पिनल कोड। ठीक है, आईपीसी आप लिख लीजिए। आईपीसी 1860 में बना था ये। ठीक है, 1860 तो अंग्रेज़ों के टाइम से है ये। 124A में राजद्रोह की परिभाषित किया गया है। साथ ही इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स को सज़ा और जुर्माना भी बताया गया है। आईपीसी धारा के मुताबिक जो कोई बोले लिखे गए संकेतों द्वारा गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काता है। ठीक है, ये आप समझ में आ गए।
अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एक तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज जो है एग्जैक्ट आईपीसी की सेक्शन 124 की ही है, ठीक है। ये 124 है, यही लिखा हुआ है एग्जैक्ट लैंग्वेज, और इसमें साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एक्सप्लेनेशन क्या है हम देखते हैं। पहले तो दी गई है डिसअफेक्शन की एक्सप्लेनेशन। डिसअफेक्शन एक वर्ड था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये रहा वर्ड, ये रहा वर्ड डिसअफेक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये है क्या। इसके अंदर आता है डिसलॉयलिटी या फिर हेट्रेड और एनमिटी की जितनी भी फीलिंग्स हैं। एनमिटी मतलब दुश्मनी कह सकते हो, और हेट्रेड मतलब हेट तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, जो भी कमेंट्स हैं एक्सप्रेस करती हैं जो डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मीजर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है उसके, अगर वो ये कमेंट्स, कोई भी ऐसी कमेंट हो जो ये दर्शाए कि जो गवर्नमेंट ने किया है वो ठीक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यू हो, या फिर एक व्यू कोई किसी का भी जो ऑब्टेन एल्टरकेशन बाय लॉफुल मीन्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेटेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन डू नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि वो सभी कमेंट्स जो कि सरकार के किसी कार्य के विरुद्ध है, मान लीजिए जैसे अभी पिछले कुछ ही महीने पहले फार्म्स लॉ के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उन्हें तो अभी सेडिशन के वजह से उन्हें जेल नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीसफुल वे में प्रोटेस्ट किए थे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थे, गवर्नमेंट की एक एक्शन के खिलाफ थे। कौन से वाला एक्शन था? फार्म लॉज का। उनकी सीधी डिमांड ये थी कि फार्म लॉज सही नहीं है हमारे हिसाब से, आप फार्म लॉज को वापस लो, ठीक है। पर अगर कोई ऐसा कर रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोल रहा है कि गवर्नमेंट को हटा दो, हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, या हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बदलो, तो उस केस में सेडिशन का लॉ लग जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपने देखा होगा ये महाराष्ट्र में एमपीज़ हैं कुछ, उनका चल रहा है, ठीक है, वो राणा कपल जो है, ठीक है। तो कमेंट्स, और तीसरी क्या है, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी एक्शन हो गवर्नमेंट का, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे कोई और हो, जो एक्साइट नहीं कर रहा, और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट, या कोशिश नहीं कर रहा एक्साइट कराने की। इंसाइट की बताई थी ना अभी, एक इंसाइट में ही एक्साइट भी लिख लो, इंसाइट तो पता चल गया। एक्साइट मतलब है बढ़ाना, इंक्रीज करना इंटेंसिटी में, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है। तो उसे क्या बोल लेंगे? एक्साइट। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो जब उसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो या फिर एक्साइट, हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो ये तीन एक्सप्लेनेशन मिली हमें इससे। एक तो डिसअफेक्शन क्या होता है, एक कोई भी एक्शन के खिलाफ हम जा रहे हैं तो हमें इस जो सेक्शन है उसके तहत हमें दोषी नहीं माना जाएगा। और अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के खिलाफ जा रहे हैं और हम हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन नहीं फैला रहे लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ, तो भी इस आर्टिकल के अंदर हमें नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वो ओरिजिन देखते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो ओरिजिन हुआ था सेडिशन लॉ का। सबसे पहले आया 1833 का चार्टर लॉ कमीशन, चार्टर एक्ट आया, उसका लॉ, एक सेकंड उससे लॉ कमीशन बना इंडिया में। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। 1833 में तो ब्रिटिश इंडिया ही था। और आईपीसी बनाया किसने था? थॉमस मैकले, या मैकले जो भी बोलते हैं इनको, उन्होंने आईपीसी बनाया था, ड्राफ्ट किया था, ठीक है। 1890 में सेडिशन इंक्लूड हुआ एक ऑफेंस थ्रू स्पेशल एक्ट 17। वैसे ये लागू कब से हो गया था? 1860 में, पर 1890 में आईपीसी के अंडर लिख दिया गया, ठीक है। पहले आईपीसी में ये लिखने का प्रोविज़न था, जब उन्होंने थॉमस मैकले ने ड्राफ्ट किया था आईपीसी को, तब वो लिखना चाहते थे, पर किसी रीज़न की वजह से नहीं लिखा गया उस टाइम आईपीसी में सेडिशन एक्ट। पर फिर 1860 में इसे ऑन द ग्राउंड बेसिस पे फॉलो करना शुरू कर दिया गया, और 1890 में आईपीसी के सेक्शन 124A में लिख दिया गया, ठीक है। कौन से एक्ट से? स्पेशल एक्ट 17 से।
इंडियन सेडिशन लॉ जो है वो माइल्ड है ब्रिटिशर से। इसमें क्या है, आपने भी देखा कि अगर हम फैलाएंगे, या तो खुद फैलाएंगे या फिर अटेम्प्ट करेंगे फैलाने की हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो ऑफेंस होगा। पर ब्रिटिशर्स में क्या था, सेडिशियस फीलिंग अगर कोई कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी के अंदर सेडिशियस फीलिंग है, तो वो भी इस लॉ में पेनलाइज होगा। पेनल्टी का, पेनल्टी आपने सुना होगा, हर गेम में होता है पेनल्टी दे दी, तो वो पीनल से बना हुआ है। पीनल का मतलब है पनिशमेंट, पनिश करना, ठीक है। वही पेनल्टी भी उसी वर्ड से बना हुआ है, इसमें TY लगा दिया, नाउन बना दिया इसे, ठीक है। और ये पेनलाइज्ड भी उसी वर्ड से बना हुआ है। अब 1955 में क्या किया गया, 1955 तो मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या किया गया, पहले क्या होता था कि पनिशमेंट जो पहले दी जाती थी वो क्या थी कि बियॉन्ड सी भेज देते पूरी लाइफ के लिए। मतलब मान लीजिए आप पे सेडिशन लॉ लग गया, तो आपको एक नाव में बैठा के सी में छोड़ देंगे और किसी दूर आइलैंड पे भेज देंगे, और आपको अपनी पूरी लाइफ वहीं पे रहनी पड़ेगी। पर जो 1955 में जो चेंज हुए, उसके बाद क्या किया, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बदल दिया गया। कि पहले तो क्या था कि आपको वहाँ पे छोड़ देंगे, किसी भी एक आइलैंड पे भेज देंगे, और अब क्या हो गया, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब बोलते हैं उम्र कैद, पूरी उम्र आपको जेल में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये अब उसका पनिशमेंट है 1955 के बाद से, ठीक है। ये ओरिजिन था पूरा, कैसे ओरिजिन हुआ, कब से चल रहा है, और ये ब्रिटिशर्स द्वारा क्यों लाया गया था। जो भी हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वो थे, फ्रीडम फाइटर्स या फिर कोई और पॉलिटिकल फिगर्स थी, जैसे फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और जो बहुत सारी और उस टाइम पे फ्री पॉलिटिकल फिगर्स थी, एनी बेसेंट, शौकत मोहम्मद अली, ये सब, इनके जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे उनको कर्ब करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके पॉलिटिकल डिसेंट को बंद करने के लिए इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ये कानून लाया था, और इसी का उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है। सबसे जो नोटिसेबल है, जो सबसे बड़ा इनमें वो हुआ है ट्रायल, वो चला है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। कब, 1898 में। क्यों हुआ था ये उन पे, सेडिशन का केस हुआ था उन पे, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में शिवाजी महाराज के ऊपर आर्टिकल लगा दिया था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स की काफ़ी वो क्रिटिसाइज़ किया था उनको, ठीक है। क्रिटिसाइज़ का मतलब आप बोल सकते हो आलोचना करना, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था इन सब में। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, फ्री इंडिया होने वाला था, तो उस टाइम इसके बारे में क्या बात हुई थी। सबसे पहले तो सेडिशन को रखने की बात हुई थी आर्टिकल 19 में। अब आर्टिकल 19 क्या है, हमने पॉलिटी की वीडियो में पढ़ा था। आर्टिकल 19 एक पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 3 जो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। जो हमने कहाँ से लिया था, बताइए, ये आप कमेंट में बताइए, आपने अगर पॉलिटी की वीडियो में देखा है कि कहाँ से लिए थे हमने फंडामेंटल राइट। उसी में एक आर्टिकल 19 है जो हमें फ्रीडम देता है काफ़ी सारी चीज़ों की, अलग अलग 6 पॉइंट्स हैं उसमें। एक्शन, स्पीच, प्रोफेशन, कि हम अपना प्रोफेशन क्या करना है हमें चुन सकें। रेसिडेंस, कहाँ पे जाके रहना है, ये रेसिडेंस वाला इशू था जब तक ये 370 वाला आर्टिकल था, 370 और 35A जम्मू एंड कश्मीर में, कि हम जम्मू और कश्मीर में जाके नहीं रह सकते, तो हमारा रेसिडेंस कैसे हुआ आर्टिकल 19 के थ्रू, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस कैसे मिली, ठीक है। फ्रीडम ऑफ टूर वाली, की कहीं भी जाके घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ऐसी फ्रीडम्स देता है। तो इसमें कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन भी हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मतलब कि आप फ्रीडम तो आपको है, पर एक लिमिट तक है, उससे अगर किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब आपको फ्रीडम है, ठीक है। तो इसी में रखे जाने की बात थी कि सेडिशन को आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑफ स्पीच में रख देते हैं, पर फिर इसे ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि ये ब्रिटिश रूल की हमें याद दिलाता है। क्योंकि ब्रिटिश रूल ने, अभी मैंने आपको बताया, ब्रिटिश रूल ने काफ़ी यूज़ किया इसे हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कर्ब करने के लिए, ये दबाने के लिए, ठीक है। तो अब जो श्री KM मुंशी थे, उन्होंने कहा कि जो ये है सेडिशन,
ये एक ऑफेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट और लॉ को रेस्पेक्ट करा जाना चाहिए और ओबे करा जाना चाहिए। इन्होंने एक जो मेन बात कही है वो क्या है, पब्लिक डिसऑर्डर और विलिंगनेस टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। पब्लिक डिसऑर्डर क्या, केओस, मतलब लोगों को भड़काना, वो है सोल ऑफ ऑफेंस। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सोल ऑफ ऑफेंस, मतलब ऑफेंस की आत्मा यही है, सबसे मेन ऑफेंस यही है, क्या, पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करना। ठीक है, अब लीगल चैलेंजेस क्या क्या हुए, ये तो बन गया। अब सबको लग रहा होगा कि ये तो गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट जैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कर रहे थे, ऐसे ही अब गवर्नमेंट हमारे ऊपर कर सकती है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे ही लोगों ने केस किया जो पढ़े लिखे लोग थे, ये जो सोच रहे थे इस बारे में। तो ऐसे ही सबसे पहला केस हुआ 1950 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके तुरंत बाद ही, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, पर तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और डिसअफेक्शन और बैड फीलिंग टुवर्ड्स इट इज नॉट अ जस्टिफाइबल ग्राउंड अंटिल इट इज सच टू अंडरमाइन द सिक्योरिटी और टेंड टू ओवरथ्रो द स्टेट। मतलब कि किसी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म या फिर अफेक्शन या फिर बुरी फीलिंग गवर्नमेंट के विरुद्ध लिए, मतलब किसी के अंदर अगर बुरी फीलिंग है गवर्नमेंट के किसी काम को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर, सिर्फ यही एक इकलौता ग्राउंड नहीं होना चाहिए, या इसी ग्राउंड के बेसिस पे उसे सज़ा नहीं दे देनी चाहिए किसी इंसान को। उसे तब तक इस बात को कंफर्म करना चाहिए कि इसके अंदर ये सिक्योरिटी थ्रेट भी दे सकता है। सिक्योरिटी थ्रेट मतलब देश को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तब जाके उसे सेडिशन लॉ को मानना चाहिए, कि इसे सेडिशन मानना चाहिए उसे, और सेडिशन लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा देनी चाहिए। तो अब उसके ये बता दिया उसने, कोर्ट ने, तो सबने ठीक है बात। अब उसके बाद दूसरा हुआ 1951, और उसके बाद एक 1959 में हुआ जिसमें सेम बात बोली गई। पहला कौन सा, तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इसमें क्या बोला कोर्ट ने, ये बोला कि जो 124A है आईपीसी का, मतलब सेडिशन लॉ, वो एक कॉलोनियल मास्टर्स का टूल है, मतलब ब्रिटिशर्स का टूल है, जिससे वो डिसकंटेंट, कंट्री में जो फैला हुआ डिसकंटेंट था, मतलब कंट्री में जो मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे, उसे दबा सकें, उसे ख़त्म कर सकें, और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। तो ये तो सबको लगा सही किया। फिर ये चलता रहा कुछ साल तक। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो इम्पोर्टेंट रूलिंग है कौन सी, केदारनाथ रूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, केदारनाथ रूलिंग ऑन सेडिशन, इसमें 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के 3 जो, या तो 3 या 5 या 7 ऐसे नंबर्स में जजों की बेंच बैठती है, और वो किसी प्रोसीडिंग्स, मतलब कि किसी को के उस पर वो देती हैं अपना फैसला। तो इन्होंने क्या किया, जो रामनंदन केस था, रामनंदन केस कौन सा, लास्ट वाला जो अभी बताया ये वाला, जिसमें से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, इस केस के बारे में बताया, इसके बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद जो अपना नतीजा है वो बताया सबको। उसमें क्या बताया गया कि कोर्ट ने क्या कहा कि अनलेस अकम्पेन्ड बाय इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट कांट बी लेबल्ड एज सेडिशन। अगर गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, उन्होंने सीधा सीधा ये बात तो खारिज कर दी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके बारे में लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो होना चाहिए। ठीक है, ये तो उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने उसके बाद क्या बोला कि कोर्ट ने कहा कि जब तक इंसाइटमेंट वॉयलेंस के साथ लगा हुआ ना हो, मतलब वॉयलेंस भी साथ में, अकम्पेन्ड का मतलब है कंपनी देना, कि कंपनी का मतलब क्या है, अगर आपका फ्रेंड आपको कंपनी दे रहा है इसका मतलब क्या है, वो आपके साथ है। तो अकम्पेन्ड का मतलब क्या है, एक तरीके से साथ में होना, जब तक कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट वॉयलेंस के साथ में ना हो। वॉयलेंस मतलब आपको पता ही है, हिंसा। तब तक सिर्फ क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को अकेले ही हम सेडिशन नहीं बोल सकते। मतलब अगर सेडिशन होना है किसी इंसिडेंट को, तो उसमें क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट तो हो गई, उसके साथ साथ वॉयलेंस का इंसाइटमेंट होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर वॉयलेंस का इंसाइटमेंट नहीं हो रहा, मतलब कुल मिला के बात यह है, अगर पीसफुल मैनर में कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है, पीसफुल क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो नो सेडिशन। और ये अब तक चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता है ओपोजिशन जो होती है गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी अपोजिशन उसे कितना कुछ कहती है कि ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, उन पे सब पे सेडिशन लॉ लग जाता।
जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं आज तक, उन सब पे सेडिशन लॉ लग जाता। तो ये किस में प्रूफ हुई बात? ये केदारनाथ रूलिंग में, ठीक है। और इसमें जो ऑफिशियल बात बोली गई थी कि सेडिशन ओनली सो फार एज सेडिशियस, ये है सेडिशन ओनली सो फार एज सेडिशियस स्पीच टेंडेड टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये फ्रेज जो था वो 124 में तो था नहीं, क्योंकि 124 में हमने पढ़ा भी, अभी ये लिखा हुआ था ना, ये रहा। इसमें यहाँ पे ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि पब्लिक डिसऑर्डर वाला वर्ड, ये किसने बोला था पहले? ये बोला था यहाँ पे के.एम. मुंशी ने। कहाँ के.एम. मुंशी? ये रे, के.एम. मुंशी ने बोला था पब्लिक डिसऑर्डर जो है वो सोल ऑफ ऑफेंस है। अब ये इसके बाद इन्होंने बोल दिया कि पब्लिक डिसऑर्डर सेडिशन तभी होगा जब वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, 7 गाइडलाइंस इशू कर दी और डेफिनेशन दे दी कि सेडिशन में पब्लिक डिसऑर्डर होगा, अगर पब्लिक डिसऑर्डर है तो ही सेडिशन होगा। तो उन्होंने एक तो गाइडलाइंस दे दी कि सेडिशन के बारे में, कि सेडिशन कौन कौन से, अगर क्या क्या चीज़ होंगी तो सेडिशन माना जाएगा। ये कब हुआ? केदारनाथ रूलिंग, ठीक है, केदारनाथ का जो केस था। अब उसके बाद 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो उसने बोला है सिर्फ वही नहीं, उसकी रियल इंटेंशन भी पता होनी चाहिए। इंटेंशन मतलब उसकी थिंकिंग क्या है, उसका थॉट क्या है इसे बोलने के पीछे, उसे कंसीडर करना चाहिए एक बार। इससे पहले कि उसे सेडिशन बोल दिया जाए, उससे पहले एक बार इसे भी कंसीडर करना चाहिए कि उसके रियल इंटेंशन क्या थी। और उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म थ्रू रेजिंग स्लोगन्स वंस और ट्वाइस बाय इंडिविजुअल, कि अगर कोई 1-2 बार नारे लगा रहा है या आपकी सरकार के किसी एक्शन का वो कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना कर रहा है, तो वो अकेला हेट्रेड नहीं फैला सकता, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं फैला सकता, अगर पूरा ग्रुप है तो वो भी सकता है। तो इंडिविजुअल कांट एक्साइट और अटेम्प्ट टू इंसाइट हेट्रेड और डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। अब फिर उसके बाद हुआ 1986 में ये वाला रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और उसके बाद हुआ विनायक सेन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें भी लगभग एक सी बात बोली गई। क्या बोला गया कि एक पर्सन तब भी कन्विक्ट हो सकता है। कन्विक्ट का मतलब, अब देखिए, कन्विक्ट का मतलब है उसे जेल में डाल देना या कैद करना, ठीक है। कन्विक्ट का मतलब है एप्रीहेंड भी बोलते हैं इसको, एप्रीहेंड। ये सिनोनिम से आप लिख लेंगे, आपकी इंग्लिश में अच्छा होएगा। ये डी है लास्ट वाला, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या है? एक्विट। एक्विट मतलब रिहा कर देना, फ्री कर देना, ठीक है। ये 2 वर्ड है, ये ए है, AQUIT, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है, मतलब जेल में डाला जा सकता है सेडिशन के लिए, चाहे उसने एक स्पीच आई, चाहे वो ऑथर भी नहीं है उस स्पीच का, मतलब उसने वो स्पीच नहीं लिखी या बनाई, पर उसने बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की उसे स्पीच को, मतलब फेसबुक पे डाल दी, अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दी, तो भी वो पर्सन कन्विक्ट किया जा सकता है सेडिशन के लिए। अगर कब भी, अगर उसने वो स्पीच या फिर कोई जो आर्टिकल वगैरह है वो नहीं भी लिखा तो भी, ठीक है। ये किस में? इन दोनों केस में बोला गया। अब आगे हुआ 2016 का अरुण जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें क्या कहा गया कि सिर्फ जुडिशरी और कोर्ट की रूलिंग का क्रिटिसिज्म करना भी सेडिशन नहीं होगा, कि कोर्ट ने गलत किया या उसका जो फैसला है वो गलत है, ये बोलना भी ये सेडिशन में नहीं आएगा। इसके बाद अभी आपने लेटेस्ट 2019 में देखा था, 19 में नहीं है 20 में, जो नीट एग्ज़ाम को लेके हुआ था कि स्टेट, तो इसमें VA पुगलेन थी और स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस हुआ था उसमें बोला गया, कोर्ट ने कहा कि स्टेट ने वो बोला कि पब्लिक सपोर्ट को इकट्ठा करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अपोज में, अगेंस्ट में, नीट एग्ज़ाम को लेकर सेडिशन नहीं होगा। फंडामेंटल राइट होता है प्रोटेस्ट करना वायलेंस के खिलाफ, ठीक है, होता है, ये बताए थे मैंने आपको। फंडामेंटल राइट कौन सा होता है? राइट टू प्रोटेस्ट इन अ पीसफुल मैनर, या फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। ये आप बताएंगे कौन सा राइट होता है कमेंट में, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा राइट है। आर्टिकल, ये तो मैंने आपको बता दिया 12 से 35 के बीच में है,
ठीक है, उस दिन ये भी बताया था कि 12 से 35 के बीच में, तो 12 और 13 तो होंगे नहीं क्योंकि वो तो डेफिनेशन दे रहे थे। और 32 वो था, कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। तो 33, 34, 35 भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एसी के बारे में बता रहे हैं। तो कौन से 14 से लेके 31 तक, अभी आप बताएंगे कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में। कौन सा, फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट वायलेंस, या फिर इन अ पीसफुल मैनर, इन ए पीसफुल मैनर, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। ठीक है, तो अब हुआ उसके बाद 2021 में विनोद दुआ वर्सेस क्या, यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का। इसमें क्या किया गया, एक एफआईआर की गई थी जर्नलिस्ट पे, जिसने क्या किया था, पीएम को क्रिटिसाइज़ किया था, पीएम की आलोचना की थी कि किस तरीके से उन्होंने कोविड-19 वायरस की सेकंड वेव को हैंडल किया, स्पेशली सेकंड वेव को लेके किया था उन्होंने। तो उनका भी जो एफआईआर थी, सेडिशन एफआईआर, उसको ख़त्म कर दिया गया कि ये क्रिटिसिज्म किया गया पर पीसफुल किया गया, इसमें कोई हेट्रेड फैलाने की वो नहीं है, कंटेम्प्ट फैलाने की बात नहीं है, और डिसअफेक्शन फैलाना नहीं है, और ना ही पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट किया गया है या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को ख़राब भी नहीं किया गया है, केओस नहीं मचाया गया। अव्यवस्था को बोलते हैं केओस, ये भी वर्ड कई बार आया हुआ है। व्यवस्था, शायद मेरी हिंदी इतनी सही नहीं हो, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये था केस। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, अब जो आया है 2022 में रिसेंटली, ये किसका है, एस जी वोम्बेटकर, ये एक मेजर जनरल है, रिटायर्ड मेजर जनरल है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया, इसमें सबसे पहले तो ये केस कब हुआ था, जब अभी आपने देखा होगा ये हनुमान चालीसा वाला मुद्दा चल रहा था, कि जो सबसे पहले शुरू कैसे हुआ था, लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर को महाराष्ट्र में मॉस्क से, जो मॉस्क है मस्जिद, उनसे उतारने की बात हुई थी कि नहीं बजेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो महाराष्ट्र में नहीं उतरे और यूपी में हो गया, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, लोगों ने हनुमान चालीसा बोलनी बोलना शुरू कर दिया। और एक एमपी थे वहाँ के दो, उन्होंने क्या किया कि हम जो सीएम के घर के सामने बैठकर धमकी दी कि हम सीएम के घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा वो करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। तो ये पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, ऐसा कोर्ट इसी बात की वजह से उन पर केस हुआ था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे उनके, तो पब्लिक डिसऑर्डर तो क्रिएट हुआ था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक तो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि एक तो ये बहुत पुराना लॉ है, इसे रिव्यू करना पड़ेगा। तो जब तक ये रिव्यू करने के लिए उसे भेज दिया किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और कहा जब तक ये रिव्यू नहीं हो जाता तब तक इसमें कोई भी फ्रेश केस इस सेडिशन के लॉ में रजिस्टर नहीं होगा, मतलब और कोई केस रजिस्टर नहीं होगा सेडिशन के लॉ की वजह से। ठीक है, और जो बेंच थी उसमें सीजीआई थे, एनवी रमन। सीजीआई कौन है, एनवी रमन्ना, 40 वो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि सेक्शन 124A को हम एबेंस में रखेंगे। एबेंस मतलब अभी बताता हूँ, एबेंस का मतलब है एक तरीके से निरस्त कर देंगे। कब तक निरस्त, मतलब उसे रिवोक, रिब्यूक, एब्रोगेट, ये सब का मतलब कहीं ना कहीं रिपील, हाँ रिपील भी एक सही वर्ड लगेगा इसके लिए। ये सब इसी के सिनोनिम है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये आप सिनोनिम लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एक तरीके से इसे ख़त्म कर देंगे या रोक देंगे, इसे रोक देंगे मतलब बैन कर देंगे, पूरा तरीके से नहीं, बैन कर देंगे इसे, जब तक गवर्नमेंट इस सेक्शन को दोबारा से रिव्यू नहीं करती और जो इसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट मतलब है बदलाव या चेंज, इसे हम एल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
और एल्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल, चलो इसमें तो वो ठीक है, आईपीसी में चेंज कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंड करते हैं। इसे मैं दोबारा लिखता हूँ, रुको। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं हम, कौन से आर्टिकल से करते हैं? आर्टिकल 368। ठीक है, उस दिन जब पॉलिटी की क्लास थी उसमें बताया था, कौन सी? स्पेशल मेजोरिटी से बताया था। आर्टिकल 324 बताया था, किसके लिए था? इलेक्शन कमीशन के लिए। ये चीज़ें याद रखनी है, ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, अब इसमें और बताया, और क्या बताया गया, जितने भी इसके पेंडिंग ट्रायल्स थे, अपील्स थी या प्रोसीडिंग थी, जो भी इसके केस चल रहे थे सेडिशन के अंडर में, उन्हें भी एबेंस में रखा गया है। जब तक वो रुक बैन किया कर दिया गया है, उन्हें रुके रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर रिव्यू नहीं हो जाता। कोई नई एफआईआर इस केस में नहीं आएगी। ठीक है, और जो लोग इसके अंदर कन्विक्टेड हैं, कन्विक्ट का मतलब तो पता चल गया होगा। कन्विक्टेड जो लोग हैं उन्हें बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में था, ये लास्ट स्लाइड है। हाँ, ये इस वीडियो में था। आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सेडिशन लॉ है क्या और क्यों ये अभी इतना न्यूज़ में था, और इसीलिए करंट अफेयर का टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा आपको इसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी शायद कर पूरी तरीके से समझ गए होंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको और भी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। और पॉलिटी की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसे आप जाकर देख लीजिए। आपको ये जो मैं आर्टिकल के बारे में बता रहा था वो सारा समझ में आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स में भी। और जो कमेंट करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उन्हें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जैसे कि एक तो फंडामेंटल राइट वाला था वो, ये क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, और जितनी भी हमारी वीडियो आई हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, जैसे पॉलिटी की वीडियो हमारी लक्ष्मीकांत बुक पे थी, लक्ष्मीकांत के सैलिएंट फीचर्स वाली, और ज्योग्राफी की वीडियो एनसीईआरटी पे थी। तो अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सिंपल जाके टेलीग्राम में एस्पायर्ड ब्रेन्स सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए इतना ही। आप जल्दी आपकी अगली वीडियो भी आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।